नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग आपके सामने एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वो टॉपिक है अस्थि शारीर। इससे पहले हम लोगों ने गर्भ से संबंधित बात किया था। उनमें देखा था कि गर्भ शारीर के अंतर्गत हम लोगों ने गर्भ के डिफिनेशन देखा, गर्भ के लिए आवश्यक जो फैक्टर है उसके बारे में बात किया, और साथ ही साथ देखा कि जो गर्भ के लिए आवश्यक फैक्टर है जैसे शुक्र है, शोणित है, उनके कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र और कॉन्सेप्ट ऑफ आर्तव के बारे में बात किया। उसके साथ साथ देखा कि शुक्र दोष क्या होते हैं, आर्तव दोष क्या होते हैं, और इससे संबंधित देखा कि गर्भ का जब निर्माण हो जाता है तो उसका जो डेवलपमेंट या प्रॉपर जो विकास होना चाहिए गर्भ वृद्धिकर भाव के बारे में भी देखा। और इसी से संबंधित हम लोगों ने देखा कि गर्भ का पोषण किस तरह से होता है। गर्भ के पोषण से संबंधित हम लोगों ने देखा कि उसमें अपरा का निर्माण और गर्भ नाभि नाड़ी का निर्माण किस तरह से होता है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि गर्भ की विकृतियां, अगर कुछ माता के द्वारा या पिता के द्वारा या जो भी कहीं कुछ फैक्टर जो भी प्रशस्त होते हैं, जिन कारणों से गर्भ जो है एक स्वस्थ गर्भ का निर्माण होता है, उन्हीं फैक्ट्स में या उन्हीं कारणों में अगर देखा जाए कुछ कमियां हो जाए तो उसकी वजह से जो गर्भ होता है वो विकृत हो जाता है, उसमें अंग प्रत्यंग जो है सम्यक तरीके से नहीं बन पाते, जिसकी वजह से रोग की कंडीशन बनती है। तो उसको हम बोलते हैं गर्भ विकृति। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी बात किया। तो आइए देखते हैं कि हम लोग अब जो बात कर रहे हैं, अब डिलीवरी के बाद की बात कर रहे हैं, मीन्स गर्भावस्था के दौरान जो भी अंग प्रत्यंग उत्पन्न हो रहे थे उससे संबंधित इन जनरल हम लोगों ने बात किया। अब एक एक करके उन्हीं अवयवों को या उन्हीं से जिनसे शरीर का निर्माण प्रॉपर तरीके से हुआ है, जो शरीर को धारण करते हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अस्थि शारीर। तो अस्थि शारीर के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हम लोगों ने मैटर लिखा हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। तो देखते हैं कि अस्थि शारीर में जैसा जानते हैं कि अस्थि के बारे में बोला गया है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो यहाँ पर अस्थि का नाम तो नहीं आया है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं शरीर को धारण जो करता है, तो शरीर के निर्माण में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, दोष का है, धातु का है, मल और मूल, ये शरीर के मूल होते हैं। दोष धातु और मल ये तीनों शरीर के क्या होते हैं, मूल होते हैं, रूट होते हैं शरीर के निर्माण के लिए। दोष धातु मल। तो दोष की जब बात करते हैं तो उसमें वात पित्त कफ की बात आती है। धातु की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 7 धातुओं की बात किए थे हम लोग। तो उसमें देखते हैं कि 7 धातुएं कौन कौन से थे, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, अस्थि मज्जा और शुक्र धातु। तो लास्ट जो है 7वीं शुक्र धातु होती है, लेकिन 5वें नंबर पे अस्थि धातु की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्थि की सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अस्थि को कैसे समझेंगे, कि अस्थि का क्या इंपॉर्टेंस है, या अस्थि का परिचय के रूप में हम लोगों ने पहले हेडिंग दिया है अस्थि परिचय। तो किसी भी टॉपिक को या किसी भी विषय को जब स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो इसलिए इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने अस्थि परिचय नाम से पहला पॉइंट दिया है, अस्थि परिचय। तो आइए देखते हैं कि अस्थि परिचय में अस्थि को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अस्थि एक धातु है। तो धातु कौन सी है, 5वें नंबर की धातु है, जो कि शरीर के निर्माण में आवश्यक फैक्टर है। देखते हैं कि सप्त धातु में जो 7 धातुएं होती है शरीर में, उसमें 5वें नंबर की धातु अस्थि धातु है। फिर देखेंगे दूसरे नंबर पे अस्थि पिंजर। हम लोग का जो ह्यूमन स्केलेटन होता है या किसी भी एनिमल का जो भी बोन से युक्त होते हैं, जो कॉर्डेटा ग्रुप के हैं, मींस वर्टिब्रल कॉलम जिसमें पाया जाता है, जिसमें भी बोन पाया जाता है जिस भी एनिमल में, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो रूपरेखा या शेप होता है, उस जैसे ह्यूमन होता है तो इरेक्ट पोस्चर होता है, वो दोनों पैरों के बल चलता रहता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग के जो खड़े रहते हैं, जो पोस्चर है वो डिटरमाइन किया जाता है अस्थियों के द्वारा। तो उस अस्थियों को हम लोग अगर सिंपली हम कह दें कि अगर अस्थियों जो शरीर से सभी अंग प्रत्यंग निकाल दे, सिर्फ अस्थियों को छोड़ दे, तो उसको बोलते हैं अस्थि पिंजर। जैसे एक पिंजड़ा होता है, पिंजड़े के अंदर जो भी कोई एनिमल को रखते हैं, अंग अवयव रखते हैं, उसी तरह से ये मनुष्य का शरीर भी किसी कहीं ना कहीं अस्थि पिंजरों से बना हुआ। पिंजर में होता है केज। जैसे सिंपली बात करें, थोड़ा सी केज को हम लोग देखेंगे या पूरा देखेंगे कि हेड टू टो देखेंगे, हेड टू टो देखेंगे पूरे बॉडी को, तो वहां पर कहीं ना कहीं सब अस्थियों से ही बना हुआ है। अस्थियों का सहारा लेकर ही पूरा शरीर बना हुआ है। तो यहाँ देखेंगे अस्थि पिंजर मतलब ह्यूमन जो स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहा है, बोनी स्केलेटल
वो कहीं ना कहीं अस्थि की वजह से ही बना होता है। अस्थि कठोर धातु होती है। उसके बाद देखेंगे कि जब ये अस्थि है तो इन्हीं अस्थियों के सहारे, इन्हीं अस्थियों का सहारा लेकर जो शरीर में मांस धातुएं हैं, मांस स्नायु आदि, मांस स्नायु शिरा धमनी इत्यादि जो रचनाएं होती है इन्हीं अस्थियों के सहारे ही बंधी होती हैं, अपने स्थान से जुड़ी होती हैं, मजबूती से पकड़ी होती हैं। तो ये इसमें मेन फैक्टर क्या है, अस्थि है। तो मांस स्नायु आदि, मांस शिरा स्नायु आदि जो है अस्थि से ही जुड़े रहते हैं, निबद्ध होते हैं। इसलिए हम लोग किसी पार्ट को अगर खींचे तो जल्दी हटता नहीं है, क्योंकि मांस से अस्थि से बंधा हुआ है, निबद्ध है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अस्थि से बने कोष्ठ में जो है यकृत वृक्क मस्तिष्क, मीन्स अगर अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग के मनुष्य के शरीर का जो मुख्य मुख्य अंग होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले ब्रेन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। जैसे सबसे पहले बात करें कि जैसे अगर ब्रेन की बात करें, कहते हैं हेड इंजरी हो जाए तो सडन डेथ हो जाती है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, हेड इंजरी हो जाए तुरंत ब्लीडिंग हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने हम लोग को इस तरह से प्रोवाइड किया है कि हम लोग को स्केलेटल सिस्टम दिया है, और उस ब्रेन को जो सॉफ्ट डेलिकेट ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्रेनियम दे दिया, ब्रेन बॉक्स दिया कि पहले उस ब्रेन को एक ब्रेन बॉक्स में कवर किया जाए। वो बना किसके थ्रू है, अस्थि के थ्रू बना हुआ है। तो यह कह रहा अस्थि से बने कोष्ठ, तो कोष्ठ का मतलब होता है कोई कैविटी या खाली स्थान। तो एक ब्रेन भी एक कैविटी है, ब्रेन में कैविटी है, जो ब्रेन के लिए जो पर्टिकुलर कैविटी है वो बोन के थ्रू बना हुआ है। साथ साथ देखेंगे कि जो हमारा लंग्स होता है अर्थात फुफ्फुस और हार्ट, वो कहीं ना कहीं हम लोग के थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी के अंतर्गत पाए जाते हैं, विसरा होते हैं। तो ये भी जो कैविटी होती है या जो स्केलेटन होता है, थोरेसिक थोरैक्स होता है, उसकी जो बाउंड्री देखते हैं तो एंटीरियर साइड में जो होते हैं कि ये आपका स्टर्नम होता है, साइड बाय साइड चेस्ट होता है, और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये पूरा पूरा बोनी स्ट्रक्चर से, बोनी स्केलेटन के थ्रू ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें हम लोग का हृदय और फुफ्फुस अर्थात लंग्स उसमें पड़े होते हैं, इजिली वो प्रोटेक्ट होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कुछ और भी है स्ट्रक्चर्स, मीन्स जो भी अवयव है शरीर में कहीं ना कहीं वो बोन के द्वारा प्रोटेक्टेड है, उनके द्वारा स्पेस या कैविटी फॉर्मेशन हुआ होता है। इस तरह से देखते हैं कि इन अस्थियों की परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अस्थियों का महत्व। तो अस्थियों का परिचय देख लिया, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अस्थियों के बारे में, तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है, या इसके देखेंगे इंपॉर्टेंस या महत्वता के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एक उपमा दी गई है। यहाँ पर जो अस्थि के लिए जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें जो मेन जो उसका सपोर्टिंग सिस्टम है वो है हम लोग का स्केलेटल सिस्टम। जो हम लोग खड़े हैं इस कंडीशन में, उसका मेन कारण है कि हम लोग इधर उधर नहीं गिरते। तो उसका वजह है कि होता है कि जो बोनी स्केलेटन होता है, जो अस्थियों के द्वारा, अस्थि के द्वारा एक स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, उसी के सहारे हम खड़े हैं। उसकी तुलना किसकी की है, एक वृक्ष से की है। जो इम्पोर्टेंस अस्थि का महत्व को हम लोगों ने एक तरह से वृक्ष से तुलना करके ही हम लोग अस्थि की तुलना कर रहे हैं। यहाँ बोला गया है जिस तरह से ये जो अस्थि का, जो किसी भी वृक्ष का, कोई भी वृक्ष होता है उसका रूट जमीन से जुड़ा रहता है, उसका जो ट्रंक होता है, मान लीजिए ट्रंक पार्ट है, तो ट्रंक पार्ट होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है, उसकी बार्क होती है, छाल होती है। छाल एक बार थोड़ा सा टफ नहीं होती है, लेकिन उसका जो कास्ट वाला पार्ट है, जो वुडी पार्ट है, वो बहुत ही हार्ड होता है, और उसी के सहारे, इसी हार्ड वुडी के सहारे जो होता है इसकी ब्रांचें टिकी रहती हैं। तो उसी तरह से हम लोग कह रहे हैं, इसको कोरिलेट करते हैं कि अभ्यंतरगत सारय यथा, अभ्यंतरगत सारय यथा तिष्ठन्ति भिरुहा, कि जिस प्रकार से किसी भी वृक्ष का अभ्यंतर जो सार होता है, कठोर भाग होता है या काष्ठ होता है, उसके सहारे वो पृथ्वी में या जमीन पर खड़ा रहता है या स्थित रहता है। जिस तरह से कोई वृक्ष अपने अभ्यंतरगत सार अर्थात काष्ठ के सहारे वो पृथ्वी पर खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, उसी तरह से अस्थि सारस तथा, उसी तरह से जो अस्थि रूपी सार के सहारे, अस्थि सारस तथा अस्थि रूपी सार के सहारे ये शरीर जो होता है, देहा ध्रियन्ते देहिनाम ध्रुवम, ये जो शरीर जो है वो कहीं न कहीं हम लोग का एक पोस्चर धारण किए होता है, उसी अस्थि रूपी सार के सहारे। अदरवाइज क्या होता है कि अगर अस्थि हम लोग को बैलेंस मेंटेन नहीं करता या एक इरेक्ट पोस्चर प्रोवाइड नहीं करता, तो हम लोग बिल्कुल कभी खड़े नहीं हो पाते और रेंग के चलते।
यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, जिस तरह से अभ्यंतरगत सार, किसी वृक्ष का अभ्यंतरगत सार उसको इरेक्ट पोस्चर है खड़े करने के लिए आवश्यक होता है, उसी तरह से अस्थिगत सार जो होता है किसी मनुष्य के शरीर को धारण करता है, वो जमीन पर चलता है, स्थिर रहता है, खड़ा होता है। उसके बाद देखेंगे तस्मात चीर विनष्टेषु, तस्मात, इसको चीर को भूल जाइए यहाँ पर, तस्मात चीर विनष्टेषु त्वक मांस शरीरम, मीन्स जब मृत कंडीशन होती है, जब मृत्यु हो जाती है, तो हर एक धर्म में अपने हिसाब से है कि उस शरीर को किसी धर्म में दफनाते हैं। तो दफनाने के बाद होता क्या है कि जब उसको मिट्टी में दफन कर देते हैं तो होता क्या है कि जो शरीर के जो अन्य अवयव है, अस्थि को छोड़कर अन्य अवयव जैसे त्वचा हो गया, मांस हो गया, स्नायु हो गया, और भी जो अवयव है, जो विसरा हो गए, शाफ्ट विसरा हो गए, वो क्या होते हैं, विनष्टेषु, मतलब नष्ट हो जाते हैं, अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए कि मृत्यु, ये कंडीशन क्या है, मृत्यु के पश्चात की बात कर रहे हैं। मृत्यु के बाद जब शरीर को दफन किया जाता है, मृत शरीर को दफन किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी अस्थि को छोड़कर जो त्वचा, मांस और अन्य जो अंग अवयव जो होते हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ दिया है तस्मात् चीर विनश्यतु, जो चीर शब्द है वो अस्थि के लिए आया है, न कि त्वचा मांस के लिए आया है। तो यहाँ देखेंगे तस्मात् विनष्टेषु त्वक मांसेषु शरीरम, मीन्स शरीर का जो त्वचा, मांस और अन्य अवयव शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात विनष्टेषु मीन्स नष्ट हो जाते हैं। फिर देखेंगे चीर अस्थिनी न विनश्यति, मीन्स अस्थिनी न विनश्यति, उस कंडीशन में अस्थि बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है, इसलिए चीर शब्द जो है ये अस्थियों के साथ आएगा। तो अस्थिनी न विनष्टेषु साराणे एतानि देहिनाम, ये जो अस्थि होता है एक तरह से बहुत चीर काल तक बना रहता है, चाहे उसको मिट्टी में दफन कर देता है, उसको जमीन के बाहर ले आए, चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में कर दे, वो बहुत समय तक पड़ा रहता है एज इट इज। इसलिए क्या होता है, ये साराणे एतानि देहिनाम, इसलिए शरीर का सार बोला जाता है। अस्थियों को शरीर का सार बोला जाता है इसीलिए क्योंकि ये बहुत चीर समय तक और लंबे समय तक एज इट इज बना रहता है, कठोर रहता है। फिर देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस, हम लोग यहाँ पर अस्थि का इंपॉर्टेंस या महत्व की बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे मांसान्य अत्र निबद्धानि सिराभि स्नायुभि तथा, तो हम लोग को पता है अगर ह्यूमन स्केलेटल कोई भी होता है तो उस पे मांस उसके चारों तरफ मांस का कवरिंग होती है, मांस की कवरिंग होती है, और फिर उस मांस में क्या चीजें होती हैं, उसी मांस के सहारे क्या होता है, सिरा और स्नायु, जो भी सिराएं और सिरा है और सिरा, स्नायु, धमनी जो भी होती है वो मांस के बीच में ही रहती है, और वो मांस कहीं न कहीं अस्थियों का सहारा लेकर ही शरीर में पड़ा रहता है, मजबूती से अस्थियों को पकड़ के पड़ा रहता है। तो यहाँ देख रहे होंगे मांस अन्यत्र निबद्धानि, मीन्स सिरा भी स्नायु विस्तार, मीन्स जो मांस होता है वो सिरा और स्नायु से युक्त होता है, मांस जो होता है सिरा और स्नायु से युक्त होता है, और निबद्ध होता है किससे, अस्थियों से निबद्ध होता है, मीन्स अस्थियों से मजबूती से बधा होता है, निबद्ध का मतलब बधा होता है अस्थियों से मजबूती से। उसके बाद देखेंगे अस्थिन अवलंबनम कृत्वा, मीन्स ये जो मांस होता है या सिरा, मांस जो होता है अस्थियों का अवलंबन करता है, मीन्स अस्थियों के सहारे रहता है, उसी से बधा रहता है, उसी के सहारे रहता है। अस्थिनी अवलंबनम कृत्वा न श्रियन्ते न पतन्ति वा, न ये मांस गिरते हैं न ये नष्ट होते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अस्थियों के सहारे सब कुछ कार्य चल रहा है, और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में दिया गया है, देखा गया है। तो यहाँ पर जो है इसके अस्थि के महत्व की जब हम लोगों ने बात किया तो इसकी तुलना हम लोगों ने वृक्ष के काष्ठ से कर दिया। जिस तरह से वृक्ष का काष्ठ मतलब था उसका सार भाग होता है, उसी तरह से मनुष्य के शरीर का जो सार भाग उसकी अस्थियां होती है, उसी अस्थियों का सहारा लेकर जो भी सिरा और स्नायु से युक्त जो भी अन्य रचनाएं होती हैं वो मांस जो होता है वो अस्थियों से लगा रहता है और शीघ्र गिरता नहीं है और नहीं नष्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि अस्थि का महत्व। आइए देखते हैं कि उसके बाद अस्थि के निर्माण के बारे में। तो अस्थि के निर्माण की बात करते हैं कि अस्थि का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग इन जनरल जानते हैं कि जब 7 धातुओं के बारे में देखते हैं, शरीर के 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इसका ये मानना होता है कि धातु पोषण न्याय में ये भी बताया गया है कि एक धातु दूसरे धातु का पोषण करके उसका निर्माण कराती है, अर्थात एक धातु से दूसरे धातु का निर्माण होता है। जो भी वर्तमान धातु होती है उस नेक्स्ट वाली धातु के निर्माण के लिए सहायक होती है। जैसे रस धातु बन गया, रस धातु का निर्माण कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब
कोई भी मनुष्य होता है पंचभौतिक आहार का सेवन करता है, तो उस पंचभौतिक आहार के सेवन करने के पश्चात उस पर जठराग्नि की क्रिया होगी। जठराग्नि की क्रिया के पश्चात जो आहार रस बनेगा, उस आहार रस पर कहीं न कहीं रस अग्नि की क्रिया होगी, तो रस अग्नि की क्रिया के पश्चात जो है रस धातु का निर्माण होगा। उसी तरह से देखते हैं, रस धातु का निर्माण हो गया तो रस धातु जो होते हैं, नेक्स्ट धातु रक्त धातु बनाएगी, रक्त धातु मांस धातु बनाएगी, मांस धातु मेद धातु का निर्माण करती है। मेद धातु पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब मेद धातु पर स्वयं की अग्नि अर्थात स्वयं अग्नि, मेद धातु पर स्वयं की अग्नि अर्थात मेदाग्नि की क्रिया होती है, और साथ ही साथ उस मेद धातु पर मेद अग्नि की क्रिया होती है, और साथ ही साथ किसका संघात होता है, पृथ्वी अग्नि वायु के द्वारा इसका संघात होता है। तो जो मेद होता है, अभी मेद क्या था, बहुत ही सॉफ्ट था, अब इस मेद धातु पर मेदाग्नि की क्रिया होगी, साथ ही साथ पृथ्वी अग्नि और वायु के द्वारा संघात होगा, तो जो मेद धातु में खरता उत्पन्न होगी अर्थात उसमें कठिनता आएगी। कठिनता उत्पन्न होगी तो कहीं न कहीं वही बाद में शरीर में अस्थि के रूप में निर्माण होती है। तो मेद धातु पर मेदाग्नि और पृथ्वी अग्नि वायु के द्वारा संघात होने के बाद मेद धातु में खरता अर्थात कठिनता उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से अस्थि का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कि इस तरह से हम लोगों ने यहाँ श्लोक दिया गया है कि पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम संघात, अर्थात उस मेद धातु की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब अस्थि का निर्माण मेद धातु से होगा तो ये अंडरस्टूड है कि मेद धातु से ही अस्थि धातु का निर्माण होना है। ये कह रहा है कि उस मेद धातु पर उस स्वउष्मणाकृता, ये पहला पॉइंट है कि उस पे स्वउष्मणाकृता मीन्स स्वयं की अग्नि क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उस मेद धातु पर स्वयं की अग्नि स्वउष्मणाकृता, उस मेद धातु पर स्वयं की अग्नि अर्थात मेद अग्नि का क्रिया होगा, उसके पश्चात क्या होगा, उस पर पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम, तो पृथ्वी अग्नि और अनिल वायु का जब संघात होता है, तो देखेंगे पृथ्वी अग्नि और वायु का संघात होगा, तब क्या होगा देखेंगे कि उस मेद धातु में क्या हो जाएगा, खरत्वम प्रकोरत्यस्य मीन्स खरता उत्पन्न होगी। खरता कहने का मतलब ये है उसमें कठोरता आएगी, कठिनता आएगी। यहाँ देखेंगे खरत्वम, उसमें खरता उत्पन्न होगी, और जब खरता उत्पन्न हो जाएगी, उसमें धातु जो है सॉफ्ट पहले थी, स्मूथ था, फिर वो खर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, तो वही आगे चलकर क्या हो जाएगा, जायते अस्थि ततो नृणाम, वही जो होता है मनुष्य शरीर में अस्थि के रूप में प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अस्थि के निर्माण की हम लोगों ने बात किया। अब आइए देखते हैं कि अस्थियों की बात कर लिया है, अस्थियों के निर्माण की बात कर लिया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जब कभी किसी बात करते हैं तो बोला जाता है कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, सभी द्रव्य जो होते हैं पंच भौतिक होते हैं, अर्थात जो चाहे हमारे शरीर का हो, चाहे इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, वो पंच भौतिक अवयव होते हैं। अर्थात पंच भौतिक कहने का मतलब किसी भी वस्तु का निर्माण 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम बोला गया है। तो कहीं ना कहीं अस्थि धातु भी पंचभौतिक है, तो अस्थि धातु भी पंचभौतिक है, लेकिन इस हर एक जो द्रव्य होता है उसकी स्पेसिसिटी होती है कि उसमें कोई न कोई एक धातु की प्रधानता होती है, शेष धातु अल्प मात्रा में होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो अस्थि होती है, अस्थि धातु, अस्थि धातु क्या गुण क्या होता है, कठोर होती है, ये कठोर होती है, और अस्थि धातु कठोर है। तो कठोर किस महाभूत का गुण होता है, पृथ्वी महाभूत का गुण होता है। तो ये पृथ्वी महाभूत की इसमें की वजह से इसमें कठोरता होती है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, इस अस्थि धातु में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। शेष जो महाभूत होते हैं वो अल्प मात्रा में होते हैं, इक्वल अनुपात में होते हैं। अगर बात करें कि पृथ्वी इस अस्थि धातु में पृथ्वी महाभूत अगर 1/2 है, तो शेष जो 4 होंगे, चाहे आकाश वायु अग्नि और जल, तो देखेंगे आकाश वायु अग्नि और जल, ये इसकी संख्या कितनी होगी, 1/8 अभी चारों को जब जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 1/2, तो 1/2 + 1/2 = 1 हो जाएगा। तो ये पृथ्वी धातु जो है पूरे 5 में
हाफ पार्ट है, बाकी शेष जो है 1/8 कुछ इस तरह से भौतिक कंपोजिशन होता है अस्थि धातु का। तो आइए देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब देखते हैं कि अस्थियों की संख्या। तो सिलेबस में है एनसीआईएसएम के, यहाँ से एनसीआईएसएम का सिलेबस शुरू होता है। जो लेटेस्ट सिलेबस आया है यहाँ से शुरू होता है इन्यूमरेशन ऑफ अस्थि, इन्यूमरेशन ऑफ बोन्स या अस्थि। तो इन्यूमरेशन ऑफ बोन को पढ़ने से पहले अगर हम डायरेक्ट बोन की संख्या पे आ जाते तो शायद अच्छा नहीं होता। इससे पहले कि हम लोगों ने उसके परिचय के बारे में देखा, उसके महत्व के बारे में देखा, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर के जो भी अस्थि धातु है तो उसके निर्माण के बारे में देखा और उसके भौतिक कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो अब आते हैं कि एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है वो क्या है, अस्थियों की संख्या, इन्यूमरेशन ऑफ बोन्स या अस्थि। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अस्थियों की संख्या में थोड़ी सी अलग अलग आचार्यों की अपने अलग अलग संख्या बताई है। तो इस पर हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में बात करना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर दो तीन मत हैं। पहला मत क्या कह रहा है कि एक वेदव्यादी है, एक शल्यतंत्रवादी वादी है। तो यहाँ देखेंगे अस्थियों की संख्या के संबंधित यहाँ पर दो मत है। एक तो वेदवादी है, मीन्स जो वेदों को मानने वाले होते हैं, जो लोग वेद को मानते हैं। तो उसमें कौन कौन से आचार्य हैं? वेदवादियों ने संख्या बताई, अस्थियों की संख्या 360 बताई है। जो वेदों को मानने वाले आचार्य थे उन्होंने अस्थियों की संख्या 360 बताई है, 360 बताई है। अब देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन से आचार्य हैं। तो उस वेदवादी में अर्थात जिन्होंने 360 संख्या बताई है उसमें कौन कौन से आचार्य हैं? तो आचार्य चरक है, आचार्य काश्यप है, आचार्य भेल है और आचार्य वाग्भट है। वाग्भट में हम लोग दोनों को लेंगे, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। तो इस तरह से देखते हैं कि चरक, काश्यप, भेल और वाग्भट ने अस्थियों की संख्या 360 बताई है। ये लोग वेदव्यादी होते हैं, मीन्स वेद को मानने वाले होते हैं। जो भी वेद पुराण होते हैं हम लोग के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, इनको मानने वाले लोग हैं। इनके हिसाब से अस्थियों की संख्या 360 होती है, 360 होती है। दूसरे मत की बात करते हैं कि एक शल्यतंत्रवादी है। शल्यतंत्रवादी का मतलब जो सर्जरी में बिलीव करते थे, जो सर्जरी से रिलेटेड काम करते थे। किसी भी व्याधियों को, हर एक व्याधियों को हम दवा खिलाकर नहीं ठीक कर सकते हैं, वो कुछ व्याधियों का जो है सर्जरी के थ्रू ठीक किया जाता है। तो जो शल्यतंत्रता सर्जरी को मानने वाले थे उनके हिसाब से अस्थियों की संख्या 300 है। तो जो शल्यतंत्रवादी है उनके हिसाब से अस्थियों की संख्या 300 है। अब देखते हैं कि उस शल्यतंत्र को मानने वाले कौन कौन से आचार्य थे, उस विधा में कौन कौन से लोग। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले आचार्य सुश्रुत है, नेक्स्ट है शारंगधर है, नेक्स्ट है भाव प्रकाश। तो सुश्रुत, शारंगधर, भाव प्रकाश जो है शल्यतंत्रवादी के अंतर्गत है और इन्होंने माना है कि अस्थियों की संख्या 300 होती है। कुछ और भी मत है कि यहाँ पर जो भी वेदव्यादी ने 360 मान लिया, शल्यतंत्रवादी ने 300 मान लिया। और आयुर्वेद विज्ञान, एक पुस्तक है आयुर्वेद विज्ञान जिसके लेखक हैं उरब्र। उरब्र ने जो है आयुर्वेद विज्ञान लिखा, उन्होंने अस्थियों की संख्या 246 बताया है। तो उन्होंने कहा, उरब्र ने आयुर्वेद विज्ञान में बोला गया है अस्थियों की संख्या 246। और एक और मत है, जैसे यूनानी में भी, जैसे हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो यूनानी में भी कहीं ना कहीं अस्थियों के बारे में बात आई है। तो वहां पर उन्होंने उनके अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग अस्थियों की संख्या की बात आई है। जैसे चरक में अगर हम लोग इन जनरल कोई देखे कि आयुर्वेद में अस्थियों की संख्या क्या माना गया, तो सिंपली कह देंगे 360 माना, 300 माना है या 246 माना, ये आयुर्वेद की चीजें हो गई। अब हम लोग यूनानी के विषय में देख रहे हैं तो यूनानी में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग मान रखा है। तो उसकी संख्या माना है यूनानी में अस्थियों की संख्या 242, 244, 246। इस तरह से इन्होंने यूनानी में अस्थियों की संख्या अलग अलग जगह पे अलग अलग संख्या आई है, 242, 244 और 246। उसके बाद देखते हैं कि अब जो मॉडर्न है, मॉडर्न जो मानता है कि अस्थियों की संख्या 206, 206। तो आधुनिक जो विज्ञान है, मॉडर्न जो है, मॉडर्न साइंस, वो मानता है अस्थियों की संख्या 206 है। अब यहाँ पर बात आती है कि इतनी मत भिन्नता क्यों है, अस्थियों की संख्या को लेकर इतना मतभेद क्यों है। तो एक पॉइंट आता है कि अस्थियों की संख्या में मतभेद के कारण। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि इतना मतभेद चरक को, सुश्रुत मीन्स जो वेदवादी हैं या शल्यतंत्रवादी हैं, इनकी संख्या में इतना मतभेद क्यों है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो वेदव्यादी थे सिंपली वो एक तरह से फिजिशियन थे। अगर वो दवा खिलाकर ही किसी व्यक्ति को ठीक करते थे, जबकि क्या थे शल्यतंत्रवादी, क्या थे, एक सिंपल सर्जन थे। तो जो सर्जन होते हैं वो, उनका जो अनुमान होता है कुछ सटीक होगा,
तो कहीं ना कहीं हमें सटीक होने का मतलब जो टुवर्ड्स मॉडर्न की तरफ है। तो यहाँ पर बात करेंगे मॉडर्न 206 बताता है, लेकिन जो है वेद व्याधि मानते हैं 360 और शल्यतंत्रवादी मानते हैं 300 मानते हैं। तो जो नियरर होगा मॉडर्न के उसको ज्यादा सटीक मानेंगे। यहाँ देख रहे होंगे शल्यतंत्रवादी जो सर्जन थे तो एग्जैक्ट सर्जरी के थ्रू उन्होंने जैसे डायसेक्शन के थ्रू देखा कि ये बोन है, एक ही बोन है, इस तरह से वो ज्यादा सटीक उन्होंने माना कि ये बोन है या ये बोन नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को जो वेद व्याधि थे या जो चरक थे, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक्सटर्नली बॉडी को टच करके देखा कि कोई भी चीज शरीर में अगर सॉलिड है, हार्ड है, तो उन्होंने अस्थि में काउंट कर दिया। वो अलग बात है कि वो अस्थि थी भी नहीं तो भी उन्होंने अस्थियों में काउंट कर दिया। इसलिए जो वेद व्याधि है उनके हिसाब से संख्या थोड़ा सा ज्यादा है 360, उनकी तुलना में जो शल्यतंत्रवादी है कुछ सटीक माने हैं, कुछ ठीक माने, उनसे कम माने हैं 300 माने हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। अब आते हैं कि चरक और सुश्रुत में। चरक और सुश्रुत में आखिरकार कहाँ कहाँ मत भिन्नता है, कि कहाँ पर उन्होंने अलग अलग माना है, क्यों माना है अलग अलग, उसको देख लेते हैं। तो अस्थि गणना में मतभेद के कारण तो देखेंगे, अस्थि गणना में मतभेद के कारण देखेंगे, अस्थि गणना में अस्थि गणना यहाँ पर हम लोग ने एक्स्ट्रा हेडिंग दे दिया, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। तो अस्थि गणना मतभेद के कारण में जो चरक सुश्रुत की सिंपली बात करेंगे कि चरक 360 मानते हैं, सुश्रुत 300 मानते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो देखेंगे चरक के कितने हैं, चरक के 360, सुश्रुत के 300। तो आइए देखते हैं कि क्या कारण है। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे देखेंगे कि चरक ने ग्रीवा में अस्थियों की संख्या, जैसे गर्दन में बात करें कि नेक रीजन में, तो ग्रीवा रीजन में देखेंगे, ग्रीवा में देखेंगे यहाँ लिखेंगे चरक, यहाँ लिखेंगे सुश्रुत। तो चरक ने सिंपल ग्रीवा में क्या माना है, 15 अस्थि माना है, 15 बोन माना, जबकि सुश्रुत ने क्या माना है, उन्होंने माना है कि 9 होते हैं। और मॉडर्न क्या कहता है, मॉडर्न कहता है कि नहीं 7 ही होते हैं, मॉडर्न कहता है 7 होते हैं। तो नेक रीजन में जो नेक वर्टिब्री होती है वो 7 होता है मॉडर्न के अकॉर्डिंग, बट चरक बताते हैं कि 15 होता है, सुश्रुत बताते हैं 9 होता है। तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे ये ज्यादा संख्या है, इसलिए संख्या 360 होती है। फिर देखते हैं कि पृष्ठ में, मीन्स पृष्ठ में बैक में, पीठ में देखेंगे, पृष्ठ में देखेंगे तो चरक ने क्या माना, 45 माना है, चरक ने 45 माना है, जबकि सुश्रुत ने माना है 30, सुश्रुत ने माना है 30। तो पृष्ठ प्रदेश में चरक ने 45 माना है, सुश्रुत ने 30 माना है। फिर देखेंगे उर रीजन में, उर रीजन मतलब थोरैक्स, थोरैक्स में देखेंगे तो यहाँ पर चरक ने माना है 14 माना है, चरक ने 14, थोरैक्स में चरक ने 14, सुश्रुत ने 8 माना है, सुश्रुत ने 8 माना है। और श्रोणी में देखेंगे, श्रोणी, श्रोणी मतलब पेल्विक, जो पेल्विक गर्डिल होता है, पेल्विक गर्डिल, उसके बारे में देखेंगे, पेल्विक, इसमें देखेंगे श्रोणी में चरक के जो है वो है 3, चरक यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, चरक के 3, सुश्रुत के 5, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है। श्रोणी में देखेंगे चरक ने 3 माना, सुश्रुत ने 5 माना है। और फिर देखेंगे कि नख को, नख के बारे में देखते हैं, नख, नाखून जिसको बोलते हैं, नख को चरक ने बोला है कि चरक ने नख के, सुश्रुत ने क्या बोला है नख के बारे में, तो सुश्रुत ने बोला है कि नख जो है अस्थियों में, अस्थि के मल के रूप में काउंट किया है। नख को या नेल को जो भी बात करते हैं कि हाथ और पैर के नेल होते हैं, सुश्रुत ने उसे अस्थियों के मल के रूप में काउंट किया, अस्थियों में काउंट नहीं किया है। जबकि चरक कहते हैं कि नख के 2 भेद होते हैं, इसको हटा देते हैं। चरक बोलते हैं कि नख के 2 भेद होते हैं, एक छेद होता है, एक स्थाप्य होता है, एक छेद होता है, एक स्थाप्य होता है। तो चरक ने नख के 2 भेद माने हैं। तो देखेंगे यहाँ चरक और नख, नाखून जिसको बोलते हैं, इसके 2 भेद माना है, एक छेद होता है और दूसरा स्थाप्य। जो छेद होता है, इसको जो काट कर निकाल देते हैं, उसको अगर कट करते हैं तो उसमें पेन नहीं होता है, अर्थात नर्व एंडिंग नहीं पाई जाती है, मानते हैं वो निर्जीव पार्ट है शरीर का, इसको माना है अस्थि का मल,
अस्थि मल के रूप में काउंट किया चरक ने, जबकि स्थाप्य होता है इसको अस्थि माना है, इसको अस्थि में काउंट किया। अर्थात जो स्थाप्य पार्ट हम लोग जिस पार्ट को कट करके रिमूव कर देते हैं वो तो चरक ने मान लिया कि अस्थि का मल है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जो सुश्रुत ने पूरा कहा नख क्या है, अस्थियों का मल है, बट चरक बोलते हैं कि जिसको काट के निकाल देते हैं उसको हम लोग छेद बोलते हैं, वो अस्थि का मल है क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता है। जबकि जो पार्ट अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थाप्य। स्थाप्य इसको हम लोग अस्थि काउंट किया है। इस तरह से देखेंगे हम लोग के पास टोटल जो है 20 एक्स्ट्रा और हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब बेसिक डिफरेंस था जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि चरक सुश्रुत में इतना मतभेद है अस्थियों की गणना को लेकर। तो आइए देखते हैं कि अब जो है अस्थियों की संख्या की बात हम लोगों ने कर दिया है, अब उसके बाद कहीं ना कहीं अस्थियों के वर्गीकरण की बात करेंगे। अस्थियों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर अस्थि वर्गीकरण मींस क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में देखेंगे। तो सुश्रुत में जो सुश्रुत के रिगार्डिंग देखेंगे ज्यादा सटीक होता है। सुश्रुत के हिसाब से अस्थियों संख्या कितनी है, टोटल 300 है। तो 300 है, उस 300 को हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी होता है तो उसको हम लोग कितने बांटते हैं, सडंग शरीर के हिसाब से देखेंगे। 4 भुजाएं होती हैं, 2 अपर लिम्ब, 2 लोअर लिम्ब, एक मध्य शरीर और एक ग्रीवा और सिर होता है। इसको सिंपली सिर भी बोलते हैं, ग्रीवा सिर भी बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे चारों शाखाओं में, तो शाखाओं मतलब चारों शाखाओं में तो 120 होती है। एक शाखा में 30 होती है, 4 में कितनी हो जाएगी, 3 चौक के 12, 120 हो जाएगी। उसी तरह से देखेंगे मध्य शरीर। तो मध्य शरीर कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो है थोरेसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन, ये मध्य शरीर में काउंट होता है। इसमें अस्थियों की संख्या देखेंगे तो 117 अर्थात 117 होती है। और उसके बाद जो होता है, जो रेस्ट पार्ट बचा होता है जत्रु अर्थात क्लेविकल के एबव, तो देखेंगे ऊर्ध्व जत्रुगत। अब ये ध्यान देना है कि जत्रु किसको कहते हैं। जत्रु बोलते हैं क्लेविकल बोन को। क्लेविकल बोन होता है, हम लोग जानते हैं कि जो रूट ऑफ नेक की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये क्लेविकल के लेवल से ऊपर उठता है। क्लेविकल या जत्रु, जिसको हम लोग क्लेविकल को जत्रु भी बोलते हैं और अच्छक, और उसको अच्छक भी बोलते हैं, अभी हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके ऊपर से ही रूट ऑफ नेक की रूट शुरू होती है और यहाँ से नेक और पूरा हेड हो जाता है, सिर हो जाता है। तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत मींस जत्रु अर्थात क्लेविकल के एबव में कितनी अस्थियां हैं, इसमें देखेंगे 63 है। तो इस तरह से तीनों को काउंट करेंगे, इसकी संख्या हो जाएगी 300। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ अस्थियों के वर्गीकरण के बारे में बात कर दिया गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर अस्थियों के प्रकार, 5 प्रकार की बात किए गए अस्थियों की। तो यहाँ देंगे एतानि पंच विधानि भवन्ति तथ्यता। एतानि पंच विधानि भवन्ति तथ्यता। कौन कौन से हैं अस्थियों की संख्या 5 बताई गई है। कौन कौन से, कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक, संज्ञानी। तो अस्थियों की संख्या 5 बताई गई है। कौन कौन से, एतानि पंच विधानि भवन्ति 5 प्रकार के हैं। कपाल है, रुचक है, तरुण है, वलय है, नलक, संज्ञानी। अर्थात कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक, संज्ञानी। तो यहाँ पर देखेंगे कपाल का मीनिंग क्या है। कपाल में ये अस्थियां होती हैं, रुचक में ये अस्थियां। कपाल का सबसे पहले मीनिंग देखें। कपाल का मतलब होता है कि किसी भी अगर घड़े के टुकड़े को, घड़े को फोड़ दिया जाए तो उसके जो छोटे टुकड़े मिलते हैं, अर्थात लगभग फ्लैट, थोड़ा सा इरेगुलर बट फ्लैट जो बोन शेप होता है उसको हम लोग कपाल अस्थि कहेंगे। तो जैसे घड़े का टुकड़ा होता है, टूटा हुआ पार्ट होता है घड़े को तोड़ने के बाद, उसको हम लोग कपाल बोलते हैं। तो कुछ उस शेप की जो अस्थि हमारे शरीर में उसको बोलते हैं कपाल अस्थि। तो यहाँ देखेंगे जानु। तो जानु कहने का मतलब क्या है कि जो पटेला बोन है, जानु मतलब जानु संधि मीन्स नी जॉइंट की बात कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है, पर्टिकुलर उस शेप में पटेला बोन होता है। तो पटेला बोन कुछ इस तरह से होता है, हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह से पटेला बोन है। तो ये कहीं ना कहीं कपाल का शेप का होता है, मीन्स फ्लैट टाइप का होता है। पहला है जानु, दूसरा है नितंब। नितंब कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह हिप बोन की बात कर रहा है। नितंब का मतलब हिप बोन कह रहा है, हिप बोन। उसके बाद एक गंड प्रदेश है। गंड प्रदेश के बाद देखेंगे शंख है। शंख मतलब टेम्पोरल, शंख मतलब टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल। टेम्पोरल रीजन के जो बोन होते हैं, मतलब टेम्पोरल रीजन के बोन होते हैं, उसको हम लोग शंख बोलते हैं। शिर, शिर का मतलब देखेंगे तो जो पूरा जो फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है, कुछ इस तरह की चीजें, ये भी पूरे शेप में काउंट होते हैं। तो ये पूरे जो बोन होते हैं क्या होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इसको कपाल में काउंट करते हैं। दूसरे नंबर पे देखेंगे रुचक।
रोचक जो शब्द है वो दो रोचक का एग्जाम्पल क्या है, दंत या दांत होता है। तो देखा जाए रोचक जो शब्द है वो एक तो आपको एक रुचि, जैसे जो खाने में रुचि लाए। अगर दांत नहीं होते, अगर हम खाने को चबा के नहीं खाते तो शायद उसके जीवा को जो मुखगत पाचन होता है वो पाचन नहीं हो पाता, और जो टेस्ट बड जीवा को होते हैं वो जीवा को नहीं मिल पाता। इसलिए दांत का पाचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दांत को क्या बोलते हैं, रोचक अस्थि में काउंट किए हैं। और देखेंगे कि तरुण अस्थि, तरुण अस्थि मीन्स होता है कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, तो कार्टिलेज कार्टिलेजियस बोन की बात कर रहे हैं। घ्राण मीन्स जो नोज का पार्ट होता है, ये पार्ट देखेंगे थोड़ा सा फोल्डेबल है, मीन्स शिफ्ट हो जा रहा है, इसको बोलेंगे घ्राण अस्थि, मीन्स नोज के बोन होते हैं। और कर्ण, कर्ण का पार्ट देखेंगे तो पिन्ना की बात करेंगे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल पार्ट जिसको कहेंगे, तो ये कर्ण है। ग्रीवा, ग्रीवा में मीन्स जो कार्टिलेजेस होते हैं ग्रीवा में, जैसे हम लोग कहेंगे ग्रीवा में कार्टिलेज का मतलब कि जो एक तरह से कुछ कार्टिलेज होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। अच्छी कोष, जो आई बाल होता है, जो आई बाल पर्टिकुलर, जैसे ये आई बाल हो गया तो इसमें एक आई बॉल मतलब अच्छी कोसेस हो, अच्छी कोष का मतलब जिसमें आई बाल फिट होता है, तो ये है अच्छी कोष। ये अच्छी कोष मीन्स जो भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें आई बाल फिट है, आई बाल फिट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है, तरह से कार्टिलेजिनस पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये तरुण अस्थि का एग्जाम्पल ये सब हो गए। उसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पे वलय, वलय का मतलब होता है रिंग, वलय का मतलब रिंग, वलय कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ पर देखा पार्श्व, पार्श्व कहने का मतलब क्या है कि पार्श्व कहने का मतलब रिब्स, पार्श्व का मतलब क्या होता है, रिब्स होता है। देखेंगे यहाँ पर पार्श्व, पार्श्व का मतलब रिब्स। तो कुछ रिब्स इस तरह से होते हैं, देखते हैं फिर, और दोनों साइड से मिला देंगे तो पूरा वलय बन जाएगा, मीन्स हाफ पार्ट हो जाएगा, दोनों पार्ट मिलाएंगे तो वलय बन जाएगा। जो थोरेसिक केज का फॉर्मेशन होता है, कुछ पीछे से आगे की तरफ जाके जुड़ते हैं, तो ये पूरा एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज का पार्श्व या वलय। उसके बाद देखेंगे पृष्ठ, पृष्ठ मीन्स होता है वर्टिब्रल कॉलम, पीठ की जो हड्डी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के भी जो बोन होते हैं वो कहीं ना कहीं ये राउंडेड होते हैं, इसके बीच में वर्टिब्रल कैनाल होता है, जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये वर्टिब्री है, इसमें वर्टिब्रल कैनाल है, ओपनिंग होती है। तो ये भी, ये पृष्ठ का मतलब वर्टिब्री, वर्टिब्री हो जाएगा। और उर की कुछ ज्वाइंट है, उर में अर्थात हृदय प्रदेश में जो भी कुछ बोन है, अगर इसके बारे में देखें तो ये वलय में काउंट होते हैं। फिर कह रहा है नलक, नलक मीन्स होता है कि जो ऐसे बोन जिसको सेक्शन करने के बाद उसमें मेडुलरी कैविटी पाई जाए। तो नलक का मतलब जो जिस बोन के सेक्शन करने पर मेडुलरी कैविटी पाई जाए। तो सिंपली हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर लॉन्ग बोन जितने भी होते हैं, लॉन्ग बोन होते हैं, उसको अगर हम कट करें यहाँ सेक्शन, तो यहाँ पर देखेंगे बीच में मेडुलरी कैविटी पाई जाती है, एक नली के आकार का। नलक मतलब नली के आकार का होता है, मेडुलरी कैविटी, इसका मतलब जितने भी लॉन्ग बोन है, इन सब के अलावा जितने भी चाहे लॉन्ग बोन है, चाहे हम लोग ह्यूमरस की बात करें, रेडियस अल्ना की बात करें, फीमर की बात करें, या जो भी ये जो डिजिट्स हैं ये भी लॉन्ग बोन में काउंट होते हैं, जो क्लेविकल है ये भी लॉन्ग बोन में काउंट होते हैं। तो इस तरह से अस्थियों की 5 प्रकार की बात की गई है। अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, इसके बारे में समापन कर देते हैं कि यहाँ पर नोट दिया गया है कि अस्थियों में काउंट इस तरह से करते हैं कि देखेंगे तृतीया मेदोधरा कला, जो तीसरी जो कला होती है मेदोधरा कला होती है, हम लोग कला की बात आगे करेंगे। तो कला क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, उसको हम लोग पर्टिकुलर विसरा की उसको बोलते हैं कला। तृतीया मेदोधरा कला, तीसरी जो कला है मेदोधरा कला है। तो कलाएं 7 होती है, तीसरे नंबर पे कलाएं जो होती है उसको मेदोधरा कला कहते हैं। मेदो ही सर्वभूता नाम, अब जो कह रहा है कि मेद, शरीर में जो मेद की बात कर रहे हैं, तो मेदो ही सर्वभूता नाम, मनुष्य के सभी शरीर में उदर और छोटी अड़ु अस्थि, मीन्स उदर मीन्स एब्डोमेन रीजन, और छोटी छोटी अस्थियों में जो स्थान होता है वो मेद का होता है। तो कह रहा है तृतीया मेदोधरा मेदो ही सर्वभूता नाम, उदरस्थ और अड़ु अस्थि, जो मेद का स्थान है उदर और छोटी अस्थियों में पाया जाता है। लेकिन
महत्सु च मज्जा भवति, जो लांग बोन है, बड़ी बड़ी बोन है, जिसके हम लोगों ने बात अभी की, लांग बोन में क्या होता है, वहां पर मज्जा होता है, क्योंकि वहां पर बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो में क्या होता है, मज्जा भरी होती है। तो कहते हैं ना कि एलो मैरो और रेड मैरो, एलो मैरो। तो पीत मज्जा, रक्त मज्जा की बात करते हैं तो बड़ी अस्थियों में क्या होता है, मज्जा होता है, जबकि छोटी अस्थियों और उदर उदर में क्या होता है, ये होता है मेद होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बात किया। और दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे कि कुछ अस्थियों की गणना, जब हम लोग मर्म के प्रकरण की बात करते हैं, मर्म को काउंट करते हैं, मर्म को पढ़ते हैं, तो वहां पर एक अस्थि मर्म की भी बात आती है। तो अस्थि मर्म मतलब इसका कि पर्टिकुलर शरीर में कुछ अस्थियां ऐसी होती है जिसपे अगर आघात हो जाए, चोट लग जाए, तो यहाँ पर डेथ होने की संभावना बनी रहती है। जनरली क्या होता है, कोई भी बोन ब्रेक हो जाती है तो व्यक्ति जीवित रहता है, बाद में रीयूनियन हो जाता है। लेकिन कुछ अस्थि ऐसे होते हैं जो मर्म के रूप में काउंट होते हैं, अगर उस पर आघात होता है तो उससे विकलता और मृत्यु भी होने की संभावना रहती है, इसलिए उसको मर्म में रखा गया है। तो उसमें देखेंगे कटिक तरुण, नितंब, अंश फलक और शंख, ये कुछ अस्थियां हैं जिसको मर्म में काउंट किया गया है, और ये हर एक की संख्या 2-2 होती है, इसलिए अस्थि मर्म की संख्या 8 होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अस्थि शारीर की बात कंप्लीट किया। धन्यवाद।